नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में युवा नेताओं की एक श्रृंखला के बारे में हमने सोचा है और कोशिश करेंगे कि इस अपनी श्रृंखला के तहत हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टियों के युवा नेताओं की, मतलब युवा नेताओं की तीसरी और चौथी पीढ़ी, जो अभी आप कह सकते हैं, अगर सीधे तौर पर मैं कहूँ तो जो विधायक नहीं हैं, जो पार्टी के बहुत प्रारंभिक स्तर के कार्यकर्ता से आगे निकलकर या तो युवा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदों पर हैं या फिर प्रत्याशा में अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से उन्होंने काम शुरू किया है और सघनता से काम करने की तैयारी भी उनकी चल रही है। और इन युवा नेताओं से चर्चा के ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि हम समझ सकें कि इन दोनों ही पार्टियों के जो युवा नेता हैं वो किस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, उससे जुड़े युवाओं के सरोकार और राजनीति में किस तरह के परिवर्तन की कोई अपेक्षा भी क्या उनके मन में है, इन तमाम सवालों पर हम उनसे बात करें। और आज इसी श्रृंखला के तहत भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता हमारे साथ हैं, बल्कि मैं कहूँगा एक और युवा नेता हमारे साथ हैं, क्योंकि इससे पहले की कड़ी में आपने भारतीय जनता पार्टी के ही एक युवा नेता से हमने बात की थी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुष्मुल झा, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता तो हैं ही, पेशे से वो माइनिंग इंजीनियर रहे हैं और एक अच्छी खासी नौकरी भी उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद की। लेकिन जो मन में इच्छा रहती है या एक संकल्पना रहती है तो उन्होंने बहुत काम नहीं किया। बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, बहुत अच्छा उनका एक अच्छे ओरेटर के तौर पर वो देखे जाते हैं। एक तेज़ तर्रार छवि भी उनकी रही है छात्र जीवन में भी, कुछ धूम धड़ाम वाली भी छवि आप कह सकते हैं रही है, लेकिन वो स्वाभाविक है। आप राजनीति में आएंगे तो कुछ आक्रामकता और तेज़ तर्रार एलिमेंट नहीं होगा तो लोग पूछते ही हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो वरिष्ठतम नेता हैं प्रभात झा जी, जो राज्यसभा सांसद भी रहे और महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने कार्य किया, तो उनके पुत्र भी हैं वो। तो चलिए सीधे चलते हैं तुष्मुल झा जी की तरफ। तुष्मुल जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। और पहला जो मेरा प्रश्न है वो प्रश्न बहुत यही बहुत है धन्यवाद भाई साहब आपका। जी। तुष्मुल ये नाम जो है थोड़ा बांग्ला प्रतीत होता है, बांग्ला कल्ट से प्रतीत होता है। हालांकि आपके एंसेस्टर्स जिस रीजन से आते हैं वो भी बांग्ला की छवि समेटे है, उत्तर बिहार का सीतामढ़ी का जो क्षेत्र है। तुष्मुल का अर्थ मुझे बता दीजिए पहले तो जी। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जी, इस विपरीत परिस्थिति में आप लोग अपना धन्यवाद काम आपको। बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, जी। निर्भीकता से कर रहे हैं, उसके लिए आपको सबको पूरी टीम को धन्यवाद। हम्म, और तुष्मुल भाई साहब, ये नाम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आशीर्वाद देना। हम्म, और यह शब्द जो है ये मेरे पिता ने ये नाम रखा है जी। और काफ़ी गूढ़ अध्ययन के बाद रखा है। तो जी, इसका अर्थ तो आशीर्वाद देना है आशीर्वाद देना। और ये बड़ा गूढ़ हिंदी शब्द है जो हिंदी, संस्कृत और पारसी सबसे जी। मिलके बना है। वाह वाह जी वाह, मतलब बहुत ही बढ़िया। क्योंकि प्रभात जी को जितना हम समझते हैं कि उनकी साहित्यिक अभिरुचि और लेखन पठन पाठन, चूँकि खुद एक तेज तर्रार पत्रकार के तौर पर उन्होंने काम किया है। आपने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और काम भी किया और एक अच्छी खासी कंपनी में काम किया। क्या सोच थी, क्या शुरू से ही मन था राजनीति या सार्वजनिक जीवन में आने का, या फिर नौकरी कुछ रास नहीं आई या कुछ मज़ा नहीं आया? क्या 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 कहानी है, ज़रा इसको बहुत खुलकर ईमानदारी से हमें बताइए। मैं सब कोशिश करूंगा कि अगले कुछ समय तक जितनी भी बात आपसे हो पूरी ईमानदारी से हो मेरी तरफ से। बिल्कुल, इसीलिए मैंने मतलब आपको थोड़ा छेड़ा जी। बचपन से ही जी। हाँ, जिस माहौल में जी जी। जी 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 जिस माहौल में रहा हूँ मैं, जिस माहौल को देखा है मैंने, तो निस्संदेह वो राजनीति ही है। बहुत पास से और बहुत गंभीरता से मैंने इसको देखा। और जिस चीज़ को आप देखते हैं उस चीज़ से प्रभावित होना निस्संदेह स्वाभाविक है। तो निस्संदेह मेरा प्रभावित होना भी स्वाभाविक था।
तो एक अजीब सा आकर्षण बचपन से इस राजनीति के प्रति मेरे मन में बचपन से ही था। पिता को शुरू से कार्य करते हुए देखा, पत्रकार के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, फिर एक नेता के रूप में। तो मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर एक नेतृत्व करने की, कार्यकर्ता के रूप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं समाज के बीच में रहकर समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ जी। और उसका सबसे सशक्त माध्यम मुझे राजनीति लगा। पढ़ाई, चूँकि एक अच्छा विद्यार्थी रहा शुरू से, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए, अनुभव के लिए मैंने नौकरी की। मैंने जेपी कंपनी में नौकरी की, मैंने बीएलए माइनिंग में नौकरी की कुछ समय के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, और ये काम मैं कर तो रहा हूँ लेकिन शायद मन से नहीं कर रहा हूँ जी। तो मन मेरा निस्संदेह सामाजिक जीवन में ही था, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। घर से जब ये बात पिताजी से हुई तो वहाँ से इनकरेजमेंट था, या ये भी कहा गया कि कांटों से भरा रास्ता है, यहाँ आओगे तो कोई बात नहीं, स्वागत है, लेकिन पैर लहूलुहान होंगे, टेम्परामेंट किस तरह का है, बड़ा मजबूत रखना होगा? क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मुझे लगता है कि हर पिता अपने युवा पुत्र से जब संवाद करता है तो बहुत ईमानदारी से बात होती है, क्योंकि युवा पुत्र जहाँ अपनी एक आग और अपनी एक एनर्जी के साथ बात करता है, वहीं उम्र दराज या अनुभवी पिता ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो सोच रहे हो वो एकदम से साकार होने वाला नहीं है। कुछ इस तरह का भी घटनाक्रम हुआ या सब कुछ बहुत सहज रहा? मैं सब एक छोटी सी एक घटना आपको बताता हूँ जी। मेरे 12वीं कक्षा का परिणाम आया जी। मुझे उसमें 89%, 89% मेरे प्राप्त हुए जी। तो मैं रिजल्ट देखने के बाद बड़े उत्साह से अपने घर की तरफ दौड़ा ग्वालियर में कि मेरे पिता को जाके बताऊंगा तो शायद बहुत खुश होंगे जी। तो मैं गया अपने घर, मैंने उनको बताया कि बाबा मुझे 89% प्राप्त हुए हैं परीक्षा परिणाम जी। तो मेरे पिता ने बहुत सहजता से कहा अच्छा है और मेहनत करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये तो कोई अप्रिसिएशन नहीं हुआ, शायद उन्हें और तारीफ करना चाहिए थी जी। तो मेरे पिता ने मुझे एक चीज सिखाई कि अति उत्साह में कभी नहीं आना और डिप्रेशन में कभी जाना नहीं। जो करो बहुत सहजता से करो, परिणाम की चिंता किए बगैर करो, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करो। तो उन्होंने मुझे कभी न आकर्षित किया न मुझे रोका। बहुत बढ़िया। तय आपको करना है तुष्मुल, कैसे काम करना है और कैसे आपको इस पथ पर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत महत्वपूर्ण। इसमें कभी मुझे उनकी तरफ से रोका जी। कभी नहीं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पिता ने, हाँ समझाइश वो समय समय पर मुझे देते रहते हैं। जहां उनको लगता है कि मैं, चूंकि उम्र है, थोड़ा उत्साह में आ जाता हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो उनको ठीक नहीं लगता है, तो कभी छोटे भाई के माध्यम से, कभी माँ के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा देते हैं। आपके बारे में कुछ ऐसी भी शुरू में राय रही कि आप कुछ फायर ब्रांड हैं, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? मतलब फायर ब्रांड को मतलब आप किस रूप में लेते हैं? मतलब जी। ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझता हूँ फायर ब्रांड को, मैं बड़ा निष्पक्ष हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ, मैं चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से देखने में विश्वास रखता हूँ। चूँकि पढ़ा लिखा हूँ तो चीज़ों को समझने का अपना एक नज़रिया है। कोई मुझ पर कुछ थोपने का प्रयास करेगा तो सहजता से स्वीकार नहीं करता हूँ जी जी। बस तो ये, और हर चीज़ के निष्कर्ष पर जाता हूँ। फायर ब्रांड का मतलब यही है, हम भी यही मतलब के साथ मैंने ये सवाल आपसे किया। लेकिन राजनीति में ये सारे गुण जो हैं, मैं फिर जोर देकर कहूँगा ये गुण है, ये अच्छी क्वालिटी है, ये अच्छी गुणवत्ता है किसी भी राजनेता की या अपकमिंग किसी युवा राजनेता की जो राजनीति या सार्वजनिक जीवन में आना चाहता है। लेकिन ये सब डीमेरिट्स मानी जाती हैं तुष्मुल जी। कहने वाले ये भी कहने से नहीं चूकते कि आपके पिताजी को भी इसकी अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे पिता ने जो कुछ अर्जित किया अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और पार्टी के प्रति समर्पण से किया। और कहने वाले, जब आपने खुद ही कहा कि कहने वाले, तो कहने वालों को आज तक कौन रोक पाया? और अपने कार्य की तरफ बहुत अच्छी भावना से आगे बढ़ना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह, बहुत संक्षिप्त लेकिन बड़ा गंभीर उत्तर दिया है आपने, और ये आपकी पॉलिटिकल विजडम की तरफ भी इशारा करता है। जी।
आपके पिताजी बहुत सक्रिय प्रदेश अध्यक्षों में से रहे मध्य प्रदेश के, और ये माना गया कि वो उन चुनिंदा प्रदेश अध्यक्षों में से रहे जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी मंडलों तक पहुंचे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कई बार पार्टी में ये पूछा भी जाता है, सिर्फ उन्हीं के साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कई राजनेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के भी राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सवाल करते हैं कि क्या एक सार्वजनिक जीवन में मूल्यांकन की एक ईमानदार प्रणाली है। ये आपकी पार्टी में शीर्ष पदों पर बैठे आज भी जो शीर्ष पदों पर हैं, ये सवाल उन्होंने भी किया है, और कई बड़े राजनेता और कार्यकर्ता हमसे चर्चा में आज भी ये करते हैं। तो मूल्यांकन की एक ईमानदार प्रणाली क्या ये हर पार्टी में और आपकी पार्टी में विशेषकर है? देखिए भाई साहब, सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हुए, और इस बात से शायद आप और मैं, हम में से कोई भी डिनाई नहीं करेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर पर भी ये आरोप लगे कि सचिन तेंदुलकर व्यक्तिगत खेलता है, देश के लिए नहीं खेलता है। और सचिन तेंदुलकर जिस मैच में सेंचुरी बनाता है वो मैच इंडिया हार जाती है जी। ऐसे भी उनके ऊपर आरोप लगे। तो जब क्रिकेट के भगवान क्रिकेट में सुरक्षित नहीं रहे अपमान और आरोपों से, तो राजनीति को तो वैसे ही बड़ा खराब कहा जाता है जी। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वो किसी भी दल का हो, सब अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। विपक्षी का काम है आरोप लगाना, विपक्षी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पिता जैसे जो नेता हैं, वैसे तो नेता शब्द ही गलत है, उनके जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वह संघ की विचार निष्ठा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में विचारों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की दृष्टि से काम करते हैं। उसमें हो सकता है कि विचारों के इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी किसी को कोई बात बुरी लग जाए जी, आपके तरीकों से आपत्ति हो जाए, लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य हर कार्यकर्ता का, अगर वो भाजपा में है तो सेम रहता है। तो छोटी छोटी चीजें इतने बड़े परिवार में होती रहती है, बहुत ज्यादा ये चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। आपका जो विजन है राजनीति में, क्या किस तरह से एक शुरुआत की अगर मैं बात करूं, ये सवाल हम पहले भी कई बार करते हैं आपकी पीढ़ी के नेताओं से, और चंद वर्षों पहले जब आपके साथ एक मंच हमने ग्वालियर में शेयर किया था, जिसमें आपके साथ कुछ और आपके कंटेम्प्रेरी राजनेता, युवा राजनेता थे, और वो प्रोग्राम और वो कार्यक्रम मुख्य रूप से जो स्टालवर्ड्स पॉलिटिशियन हैं उनके परिवार से आने वाले पुत्रों पर ही केंद्रित था। तो क्या आपको लगता है ये जो एक नैरेटिव हम यूज़ करते हैं नेता पुत्र, ये चुभता तो बहुत होगा आपको भी कि नेता पुत्र कह के तमाम आपकी जो योग्यता है, आपकी जो कोशिशें हैं, जैसे उस पर पानी फेरने की कोशिश होती है? क्या कुछ इस तरह का एहसास होता है या सुनते सुनते सहज हो गए हैं आप? भाई साहब, मैं इसको बड़ा हल्के में और हास्यप्रद रूप से लेता हूँ कि जैसे एक बहुत बड़े फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वासु भगनानी, उनके बेटे हैं जैकी भगनानी। वासु भगनानी ने बहुत कोशिश करी अपने बेटे को हीरो बनाने के लिए, और खुद पिक्चरें प्रोड्यूस करी, 2 पिक्चरें प्रोड्यूस करी, लेकिन अपने बच्चे को वो हीरो नहीं बना पाए। इसलिए नहीं बना पाए कि वो अपने पैसों से पिक्चर तो बना सकते थे, लेकिन वो बेटे के अंदर काबिलियत कहाँ से लाते जी। माफ कीजिएगा, मैं किसी का नाम लेकर बोल रहा हूँ, वो काबिलियत नहीं थी उनके बेटे के अंदर। ठीक उसी तरह राजनीति में आप किसी के भी पुत्र हो, आपको व्यवस्था में विचारों के तहत विचारों को पोषित करना है और विचारों को आगे बढ़ाना है। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप कार्य कर पाएंगे। आप किसी के भी पुत्र हो सकता है कि आपको आपके पिता के नाते एक मौका मिल जाए, थोड़ा आसान मौका मिल जाए, लेकिन उस मौके को भुनाना आप ही को है। ये वही लोकतंत्र है जहां पर बड़े से बड़े दिग्गज चुनाव हारते हैं, जहां बड़े से बड़ा व्यक्ति चुनाव हारता है। तो यहाँ आज के 21वीं शताब्दी के भारत में कोई मायने नहीं रखता है कि आप किसके पुत्र हैं। आप काबिल हैं, जनता आपको स्वीकार करेगी। आपके अंदर कुछ अलग करने की जज्बा है, जनता आपको स्वीकार करेगी, अन्यथा आप नकार दिए जाएंगे। आप ये मानते हैं कि ये जनता ही है जो स्वीकार्यता तय करती है पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में आने वाले नेताओं के बारे में, कि वो कहाँ से आते हैं ये इमैटेरियल है, इसका कोई मतलब नहीं? मतलब आज के समय में मैं निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ आपकी विद्या, आपके संस्कार, आपकी काबिलियत और आप अपने आप को कैसे डिलीवर करते हैं सोसाइटी को, और सोसाइटी आपको कैसे एक्सेप्ट करता है, इस पर आप किसी भी फील्ड में हो,
आपके पिता बहुत बड़े डॉक्टर रहे होंगे, अगर आप अपने पेशेंट से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो हर दिन आपके पेशेंट कम होते जाएंगे। सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर से बड़ा भारतीय बल्लेबाज नहीं हुआ, क्या रोहन गावस्कर वो स्थान अर्जित कर पाए? यह पूरा खेल काबिलियत का है, यह पूरा खेल डिलीवरी का है और सोसाइटी के एक्सेप्टेंस का है। और यहाँ पर वही सस्टेन कर पाएगा जो अपने आप को साबित कर पाएगा। लेकिन आप ही की पार्टी नेहरू गांधी परिवार पर बड़े आरोप लगाती है। आपकी बात को मैं जितना समझ रहा हूं तो जब जनता ही सारी चीज़ें तय करती है, जो बिल्कुल सही है, तो फिर ये वंशवाद का ये जो आरोप है ये क्यों लगता है? क्योंकि सिर्फ वंशवाद के सहारे तो भारत में कोई भी राजनेता शीर्ष पदों तक नहीं पहुंच सकता। चुनाव जीतना ही होगा और चुनाव जीतने में जो वोट देने वाली जनता है, फिर उस जनता की विजडम पर सवाल क्यों खड़ा किया जाए वंशवाद का नाम लेकर? भाई साहब, मुझे आप अमित शाह जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी एक इंटरव्यू में जी। यही प्रश्न पत्रकार ने उनसे पूछा तो अमित जी बोले कि आप मुझे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं? तो वो बोला कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या प्रियंका गांधी के बच्चे या सोनिया जी दोबारा। क्या आप मुझे भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। हम नितिन गडकरी जी से लेकर अमित जी से लेकर नगद प्रकाश नड्डा जी, सब ये सब वो लोग हैं। नितिन गडकरी जी ने कितनी अच्छी बात कही थी एक बार अपने इंटरव्यू में कि वो कहते हैं कि मैं इतना मुझे कमज़ोर समझा जाता था कि मैं तो पोस्टर लगाता था अटल जी के। ठीक बात है। तो मुझे तो कभी ये लगा ही नहीं कि मैं भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाऊंगा। जगत प्रकाश नड्डा जी कहाँ से शुरुआत किए? तो भाजपा तो हर उस व्यक्ति को जो कार्य कर रहा है, चाहे मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में संभव नहीं है भाई साहब। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी, पुनः सोनिया जी, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। जिस वरिष्ठ नेता का आपने नाम लिया, नितिन गडकरी जी का, उन्होंने अपने रिसेंटली एक नेशनल चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे उस समय बड़ी तकलीफ़ हुई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मैं था और दूसरे टेन्योर के लिए भी मैदान में रहा, लेकिन मेरे खिलाफ जो चीज़ें हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसने की या उन्हीं की पार्टी में से भी क्या शामिल थी, लेकिन उन्होंने कहा जो कोशिशें हुई उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई। और चूँकि वो एक साफगोई से बात रखने वाले नेता हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे ये भी पूछा गया कि आप पर जो बातें आपको लेकर उठी हैं उससे हमको भी सुनना पड़ेगा। तो गडकरी जी का कहना था, मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं अपने कदम पीछे खींचता हूँ। उससे मुझे तकलीफ़ हुआ, लेकिन अब वो आई गई बात हो गई। बहरहाल मुझे लगता है कि ये विषय एक बड़ा विषय है। फिर भी अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो मैं ज़रूर आपकी टिप्पणी सुनना चाहूँगा। भाई साहब, जो मतलब ये इंटरव्यू मैंने सुना नहीं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है जो गडकरी जी ने किया। जो आपने कहा कि कदम पीछे लिए, ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है भाई साहब। यह सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेषित हो, संपोषित हो। ये वही व्यक्ति कर सकता है। ये भाजपा में ही संभव है भाई साहब। ये अन्य किसी राजनीतिक दल में संभव नहीं है। इससे ज़्यादा इस पर मैं कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। जी। और एक दो सवालों से कंक्लूड करूंगा बातचीत को। राजनीति आजकल काफ़ी जिस तरह की बातें हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, और मैं राजनीति को लेकर ही नहीं कहूँगा, ये बातें ताकतवर प्रोफेशन जो हैं उन सभी को लेकर हैं। शायद ये दौर ही क्षरण का दौर है, लेकिन राजनेता और राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। बल्कि अभी जिस तरह से कोरोना के बीच में 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो सवाल ये भी उठा कि रैलियों को लेकर, इन रैलियों को संबोधित करने वाले दिग्गज नेताओं ने, जो सभी पार्टियों के थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ज़रूर ये साहस दिखाया कि उन्होंने कहा मैं भी उन रैलियों में गया, लेकिन मैंने भी इसका विरोध नहीं किया। और ऐसे में अगर हम हमारी कथनी करनी के अंतर को देखेगी जनता, तो क्या सोचेगी? राजनीति काफ़ी समझौतावादी हो गई है, सत्ता केंद्रित हो गई है, ये भी आरोप लगता है। इसीलिए जो सम्मान है, आपको नहीं लगता बड़ी कठिन राह चुनी है आपने? मतलब सत्ता केंद्रित जो शब्द आपने कहा, देखिए सत्ता एक ऐसा माध्यम है जिसमें आकर ही आप अपने सारे कार्य, जो आपके विचार हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस कोरोना के इस काल में, लेकिन भाई साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा डिसाइड होते हैं, सब कुछ पहले से तय था, बहुत पैसा लगता है।
यह पैसा भी जनता का ही होता है भाई साहब, इन चुनावों को क्रियान्वित कराने के लिए, चाहे वो ऑब्जर्वर हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वरिष्ठ हैं, सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। और इतना सब हो जाने के बाद इलेक्शन को पोस्टपोन करना, यह भी एक गंभीर संकट है भाई साहब। तो चुनाव भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है और एक पर्व है, उस पर्व में सबकी, ठीक है, हमको इस कोरोना काल का भी सामना करना है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, हर राजनीतिक दल, मैं इसमें किसी दल के पक्षपात में नहीं पढ़कर, सभी लोग, हर राजनीतिक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मेरे देश का नुकसान हो, मेरे राज्य का नुकसान हो, मेरे जिले का नुकसान हो। और न सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति, आप देखिए आज हर डॉक्टर अपने प्राणों को आज कितना मतलब संकट में डालकर लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। हर चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिसकर्मी, आप जैसे पत्रकार लोग, आज हर व्यक्ति, क्या आपको कोरोना नहीं हो सकता है? सबको हो सकता है। इसलिए ये ऐसे विषय हैं जिस पर राजनीति न होकर, सहानुभूति होकर एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का कार्य अभी सबको करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बस आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या लगता है आपको, युवाओं को, हमने देखा कि राजनीति में जो पढ़े लिखे युवा हैं उनमें से अधिकांश, क्षमा कीजिएगा, वो राजनीतिक घरानों से ही हैं। ये शब्द मैं कोई डायनेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उन्हीं नेताओं के पुत्र या पुत्रियाँ हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। वो युवा कब आएगा जिसके घर में कोई भी नहीं है इस तरह का व्यक्ति? कितने माइनिंग इंजीनियर्स हैं बीजेपी में, कितने डॉक्टर्स हैं बीजेपी में, कितने डॉक्टर्स कांग्रेस में हैं? ये सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए तुष्मुल जी? बस अब जैसे वर्तमान में युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी, जिन्होंने बेंगलोर में एक बहुत बड़े आईटी के दिग्गज को चुनाव हराया था लोकसभा का, वो क्या किसी राजनीतिक घराने से आते हैं भाई साहब? वो, उनके पिता, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति होंगे। आज वो बीजेपी के युवाओं के देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे किस राजनीतिक परिवार से आते हैं भाई साहब? मेरे मध्य प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, वे किस राजनीतिक घराने से आते हैं? उनसे पहले अभिलाष पांडे जी, वे किस राजनीतिक घराने से आते हैं? मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी, वे किस राजनीतिक घराने से आते हैं? भाई साहब, हर वह व्यक्ति जो काबिल है, जो कार्य कर रहा है, भाजपा काबिलियत को समय आने पर उचित स्थान और उचित अवसर देती है। ऐसा एक पढ़ा लिखे युवा होने के नाते, भाजपा में कार्य करने के नाते, एक युवा के नाते मेरी ये सोच है जी। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि वो सुबह कभी आएगी जब जिन कार्यकर्ताओं का आपने उल्लेख किया, इन्होंने बरसों बरस अपनी विचारधारा से अपनी प्रिय पार्टी को समय दिया, लेकिन राजनीति में ऐसे युवाओं के लिए भी जगह होनी चाहिए कि 2 वर्ष पहले एक डॉक्टर बीजेपी ज्वाइन करता है और उसकी योग्यता का समुचित मूल्यांकन करने के बाद उसको एक अच्छा स्थान भी मिलता है, जिससे वो पढ़े लिखे युवा जो अभी राजनीति को त्याज्य मानते हैं, राजनीति के बारे में हेय दृष्टि रखते हैं, वो युवा भी राजनीति की तरफ आ सकें। क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि उन्हें 25 साल की उम्र से अपने बुजुर्ग पिता को, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री बड़ी मुश्किल से कराई है, उनको क्या अधर में छोड़कर राजनीति में किसी पार्टी का झंडा थाम लेना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर कभी किसी मंच पर आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि ये बड़ा विशद विषय है और आपके साथ आपकी वक्तृत्व कला से मैं परिचित हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। आपने बहुत संतुलित और बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात की है, जो आपकी उड़ान और आपकी परवाज़ के आरंभ को देखते हुए बिल्कुल उचित है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं तुष्मुल जी आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, अपना ध्यान रखिएगा, आप लोग इस विषम परिस्थितियों में अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो ये थे तुष्मुल झा, बीजेपी के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी के पुत्र। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।